स्टूडेंट KJ नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज से हम एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं जो विज्ञान से संबंधित है। इसमें रसायन विज्ञान से जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने रसायन विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में शामिल किया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, तो हमारा सबसे पहला सवाल है रसायन विज्ञान क्या है। तो इसको जानने के पहले हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं भौतिकीय विज्ञान और दूसरे को कहते हैं जीव विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान यानी निर्जीवों का विज्ञान यानी जड़ पदार्थों का विज्ञान, जबकि जीव विज्ञान यानी सजीवों का विज्ञान यानी पेड़ पौधे और जंतुओं का विज्ञान। भौतिकीय विज्ञान को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो वर्गों में बांट दिया गया है। एक वर्ग को भौतिकी यानी फिजिक्स कहते हैं और दूसरे को रसायन विज्ञान कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान को सामान्यतः छोटी परिभाषा के द्वारा हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि अणुओं और परमाणुओं के विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं, जबकि इसकी सबसे अच्छी और सरल परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के रासायनिक संरचना रासायनिक संरचना उसके संगठन एवं पदार्थों के गुणधर्म तथा उनके बीच होने वाली पारस्परिक रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कहलाता है। स्टूडेंट, रसायन को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। अब स्टूडेंट, हम लोग सवाल नंबर 2 देखते हैं। रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान का पिता फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पिता या जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक या पिता फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है।
रासायन विज्ञान का पूर्वज एल्केमियों को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के जो पूर्वज थे, जो पहले के रसायन वैज्ञानिक थे, रासायनिक वैज्ञानिक, उनको एल्केमी कहा जाता है। लेवोजियर को कहा जाता है। हमारा तीसरा सवाल है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला पदार्थ। अब हमारा सवाल स्टूडेंट है, प्रश्न संख्या 4 को हम देखते हैं। रासायनिक संयोग के कौन कौन से नियम हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि रासायनिक संयोग क्या है। आप जानते हैं कि प्रकृति में होने वाली सारी घटनाएं नियम के अनुसार होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं जो रसायन शास्त्र की बेस है, आधार हैं, रीढ़ हैं, वो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार संपन्न होती है। इन नियमों को रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। स्टूडेंट, रासायनिक संयोग के 6 नियम हैं। रासायनिक संयोग के 6 नियम हैं। रासायनिक संयोग के 6 नियम हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नंबर 1 है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम का प्रतिपादन एंटोनी लेवोजियर ने किया था। प्रतिपादक थे एंटोनी लेवोजियर, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, और इस नियम को इन्होंने प्रतिपादित किया था 1774 में। इनके अनुसार, इस नियम के अनुसार, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के यानी तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान जो है संरक्षित रहता है। यानी द्रव्यमान, नए पदार्थों का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश होता है। दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन 1789 में प्राउस्ट ने किया था। जोसेफ प्राउस्ट, ये भी फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कब किया था? 1789 में। इस नियम के अनुसार किसी भी द्रव्य में पाए जाने वाले तत्वों व उसमें स्थित द्रव्यमान का अनुपात जो है हमेशा अस्थायित्व के लिए हुए होता है। जब एक से अधिक पदार्थ संयोजित होकर कोई नया द्रव्य बनाते हैं तो उसमें पाए जाने वाले तत्वों का द्रव्यमान जो होता है निश्चित होता है। जैसे हम जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उसमें हाइड्रोजन का एक भाग ऑक्सीजन के 8 भागों के साथ जुड़ा होता है, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ संयोग करता है। हमारा तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, इस नियम का प्रतिपादन 1803 में
जॉन डाल्टन, ये ब्रिटेन के थे, जॉन डाल्टन ने किया था। इन्होंने कहा कि जब कोई तत्व रासायनिक अभिक्रिया करता है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब दो परस्पर तत्व आपस में संयोग करके दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें से एक तत्व के विभिन्न भार दूसरे तत्व के एक निश्चित भार के साथ संयोग करता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जल और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसमें हाइड्रोजन जल में हाइड्रोजन का एक भाग ऑक्सीजन के 8 भागों के साथ जुड़ा होता है, जबकि ऑक्सीजन में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का एक भाग ऑक्सीजन के विभिन्न भार यानी 16 भाग के साथ जुड़ा होता है। तो ये दिया था जॉन डाल्टन ने, यह नियम दिया था जॉन डाल्टन, और वर्ष था 1803। हमारा चौथा नियम जो है रासायनिक संयोग का चौथा नियम, उसको हम लोग अब देखेंगे स्टूडेंट। पांचवा रासायनिक संयोग का नियम, चौथा रासायनिक संयोग का नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इस नियम को तुल्य अनुपात का नियम भी कहा जाता है। इस नियम का प्रतिपादन रीचर ने किया था 1792 में। रीचर 1792। हमारा पांचवा रासायनिक संयोग का नियम है गे-लुसैक का गैसीय आयतन का नियम। गैसीय आयतन का नियम। इस नियम का प्रतिपादन फ्रेंच यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिक गे-लुसैक ने किया था, 1808 में किया था। के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैसों और प्रतिफलों के आयतनों का अनुपात हमेशा सरल अनुपात में, सरल पूर्णांक में होता है। हमारा छठा नियम था, नियम जो है वह है एवोगाड्रो का नियम। इस नियम का प्रतिपादन इटली के वैज्ञानिक एवोगाड्रो के द्वारा किया गया था। आप एवोगाड्रो संख्या के बारे में जानते हैं। एवोगाड्रो संख्या 6.022 × 10⁻23 होता है। इस संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन एवोगाड्रो ने 1811 में किया था। अब स्टूडेंट हम लोग रसायन विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के बारे में जानेंगे। रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो स्टूडेंट अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से रसायन विज्ञान को विभिन्न शाखाओं में बांटा गया है। ये है भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन,
जैव रसायन, कृषि रसायन, औद्योगिक रसायन, औषधि रसायन, बहुलक रसायन, नाभिकीय रसायन, ये रसायन विज्ञान के कुछ क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत हम रसायन विज्ञान से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जो है हम कार्बन को छोड़कर अन्य तत्वों के बारे में और उनके कंपाउंड यानी यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैव रसायन के अंतर्गत हम जैव पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि के बारे में। कृषि रसायन के अंतर्गत आप जानते हैं खेती बाड़ी में विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशी और पीड़कनाशियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका अध्ययन हम लोग कृषि रसायन के अंतर्गत करते हैं। उद्योगों में भी रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। उसका अध्ययन हम लोग रासायनिक औद्योगिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दवा। दवा के क्षेत्र में भी रसायन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। विभिन्न प्रकार के दवाइयों के बनाने में विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इसका अध्ययन हम लोग औषधि रसायन के अंतर्गत करते हैं। विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या को कपड़ा वगैरह जो है इसकी पूर्ति के लिए बहुलक रसायन का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रसायन के द्वारा ऊर्जा के नए स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान छेके, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान छेके जिसमें द्रव्यमान हो, जो रुकावट पैदा करे, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे जल, वायु, मिट्टी इत्यादि जो है ये पदार्थों के उदाहरण हैं। अब स्टूडेंट हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण स्टूडेंट हम लोग देखेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, भौतिक अवस्था के आधार पर या रासायनिक, और दूसरा है रासायनिक अवस्था या रासायनिक संरचना के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में पदार्थ की भौतिकीय अवस्था 5 प्रकार की है। तो ये 3 मुख्य प्रकार हैं, ठोस, द्रव और गैस, और 2 अन्य प्रकार हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।
ये 5 प्रकार हैं, लेकिन ठोस और द्रव और गैस ये मुख्य प्रकार है। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित हो उसको ठोस कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो उसको द्रव कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो उसको गैसीय अवस्था कहते हैं। ठोस अवस्था में जो अणुओं के बीच अंतर आणविक स्थान होता है वह सबसे कम होता है और गैसीय अवस्था में सबसे अधिक होता है। ठोस अवस्था में दो अणुओं के बीच लगने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जबकि गैसीय अवस्था में अंतर आणविक आकर्षण बल न के बराबर यानी नगण्य होता है। ठोस और द्रव में पृष्ठ पाए जाते हैं जबकि गैस में कोई पृष्ठ नहीं पाया जाता है। ठोस और द्रव जो हैं असंपीड्य हैं जबकि गैस एक संपीड्य पदार्थ है। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। दुनिया में अधिकतर पदार्थ जो हैं अशुद्ध हैं और वे मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। मिश्रण अशुद्ध पदार्थ एक प्रकार का होता है, मिश्रण यानी मिक्सचर। ये मिश्रण को 2 वर्गों में बांटा गया है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। जैसे वायु मिश्र धातुएं समांग मिश्रण के उदाहरण है, जबकि विषमांग मिश्रण का उदाहरण है एक लोटा जल में जो है थोड़ा सा नमक मिला दे या थोड़ा सा बालू और थोड़ा सा नमक, ये विषमांग मिश्रण के उदाहरण हैं। शुद्ध पदार्थ जो हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व किससे कहते हैं? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व जो है 3 प्रकार के होते हैं, धातु, उपधातु और अधातु। सामान्यतः तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु उसको कहते हैं जिसमें विशिष्ट चमक होती है, जो आघातवर्धनीय होते हैं, जो तन्य होते हैं, जिनका घनत्व उच्च होता है, जो सामान्यतः ठोस होते हैं, जिनका द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। उपधातु वैसे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों का गुण उपस्थित होता है, उपधातु कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये उपधातु के उदाहरण हैं। अधातु जिसमें धातुओं वाले गुण नहीं पाए जाते हैं उनको अधातु कहते हैं। सबसे ठोस धातु सबसे कठोर धातु का उदाहरण जो है वह है प्लेटिनम। और अधातु में द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु जो है मरकरी है यानी पारा, जबकि अधातु है ब्रोमीन। धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं लेकिन अपवाद पारा है, जबकि अधातु ठोस, द्रव और गैस ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है ब्रोमीन। स्टूडेंट, धातुओं को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 5 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, संक्रमण धातुएं, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है। ये 2 प्रकार का होता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं, जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो उसको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं प्लाज्मा अवस्था के बारे में। चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के बारे में विलियम क्रुप्स ने 1879 में विलियम क्रुप्स जानकारी दी थी। विलियम क्रुप्स 1879 में। पदार्थ की 5वीं अवस्था को बोस आइंस्टीन, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, कंडेंसेट कहते हैं। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। अब देखते हैं हमारी सृष्टि में कुछ परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। एक को कहते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ के मूल गुण में कोई बदलाव नहीं आता है, जैसे बर्फ का पिघलना, जल का जमना
मोम का पिघलना, ये सारे के सारे जो हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। इस परिवर्तन में पदार्थ के मूल गुण में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुण में बदलाव आ जाए, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध में हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, पुनः हम दही से दूध को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक बच्चे का विकास जो है रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है, कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। मतलब भौतिक परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय है, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो है अनुत्क्रमणीय है, इसको उल्टा नहीं किया जा सकता है। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे हमारी भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्व और उनकी मात्रा क्या है। तो ऑक्सीजन हमारे भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसकी मात्रा 46.6% है। सिलिकॉन जो है ये दूसरा तत्व है जिसकी मात्रा 28% है। एल्युमिनियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है, इसकी मात्रा 8.1% है। लोहा की मात्रा जो है दूसरा धातु है जो 5% की मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम जो है ये तीसरा धातु है जिसकी मात्रा जो है 3.5 होती है, 3.5% है। सोडियम की मात्रा हमारे भूप्रकृति में 3% है। इसके अलावा अन्य तत्व जो हैं हमारे धरती में पाए जाते हैं जिनकी मात्रा लगभग 6% है। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाले तत्व और उनकी मात्रा। वायुमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न गैसों की मात्रा। गैस कौन कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, इसकी मात्रा जो है 78% है, 78%, लेकिन कुछ पुस्तकों में 78.03% भी दिया गया है। ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन गैस की मात्रा हमारे वायुमंडल में जो है वह 21% है, लेकिन कुछ नई पुस्तकों में इसकी मात्रा अब 20.99% दिखाई जा रही है। तीसरा जो गैस है वह CO2 गैस है, इसकी मात्रा जो है 0.03% है। हाइड्रोजन गैस की मात्रा जो है 0.01% है। आर्गन गैस की मात्रा 0.93% है। इसके अलावा अन्य गैसें पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। अन्य गैसों में है अन्य गैसें में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन के अलावे धूलकण और जलवाष्प, ये हमारे वायु के मुख्य अवयव हैं। मानव शरीर में लगभग 20 तत्व की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह मैंगनीज है। जब लोहे की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो एनीमिया नामक बीमारी होती है, और अगर लोहे की अधिकता हो जाए तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में सिरोसिस नामक बीमारी होती है। तांबे की अधिकता से मनुष्य के शरीर में विल्सन नामक रोग होता है। तो स्टूडेंट आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।